हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज क्लास 11th आईएससी का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11 स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमिक आफ्टर लिबरलाइजेशन मैं लेकर आया हूं। एक वीडियो में पूरा चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा अलोंग विद द नोट्स। अगर आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे साथ आपको लाइव प्रिपरेशन करनी है क्लास 11th की, तो स्पार्टन्स इज द कोर्स फॉर यू, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं अब हम लोग आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। या जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए ना 1991 में, एक्चुअल में देश को आजादी तो हमारी मिल गई थी 1947 के अंदर, हमारा संविधान भी बन गया था 1950-51 के अंदर, लेकिन एक्चुअल मायने में देश को आजादी मिली है 1991 में, जब हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ गया? सबसे पहला रीजन है वीकनेस ऑफ द प्री 1991 पॉलिसीज। 1991 से पहले ना हमारे देश में 1991 से पहले हमारे देश में ना जो पॉलिसीज बनाई जाती थी बहुत वीक थी, जिसके परिणाम हेतु, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस के चलते क्या हो रहा था, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ था। बहुत धीरे धीरे से हमारा देश तरक्की कर रहा था, जीडीपी में ग्रोथ बहुत स्लो था, तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, स्टैग्नेशन इन द रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, industrial licensing policy and growth of monopolies etc. Because of these weaknesses there was need for economic reforms. इतनी सारी दिक्कतें चल रही थी, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लगातार कम हो रहे थे, ठीक है ना, और बहुत सारे रेगुलेशन से जिसकी वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया। अब अगला रीजन क्या था? मेजर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। अब होता क्या है बेटा कि इन द ईयर 1991 द इंडियन इकोनॉमी फेज एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भारत में बहुत तेजी से फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज समझते हो ना, विदेश से अगर कोई भी सामान अगर हमको मंगाना है तो हमको जिस देश की से सामान मंगाना है उस देश की करेंसी में पे करना पड़ेगा या हमें यूएस डॉलर में पे करना पड़ेगा। अब 1991 में एक ऐसा समय आ गया था कि भारत के पास सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट बिल पे करने के लिए पैसे थे, बहुत ज्यादा क्राइसिस थी। अच्छा, इस क्राइसिस के पीछे रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन था बेटा गल्फ वॉर। गल्फ में फाइट हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से लगातार जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते चले आ रहे थे। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे हमें ज्यादा पैसा चाहिए होगा, बिकॉज हमें तो ऑयल इंपोर्ट करना ही करना है। दूसरा, एक्सटर्नल डेट इंक्रीज ओवर टाइम। एक्सटर्नल डेट मतलब वो लोन जो हम आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लेते हैं वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और बुरी सिचुएशन ये थी कि एक लोन के इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमें नया लोन लेना पड़ रहा था, मतलब हम डेट ट्रैप में फंस रहे थे। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ एनआरआई डिपॉजिट्स वाज विड्रॉन रैपिडली। जो एनआरआई ने, जो होता है ना बाहर के विदेशी मूल के लोग, मतलब इंडियन मूल के लोग जो विदेश में सेटल होते हैं और इंडिया में उनका डिपॉजिट्स होता थे, वो लगातार विड्रॉ कर रहे थे, जिसकी वजह से बेसिक फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हमारे देश को देखने मिलती है ड्यूरिंग 90s। बात समझ में आ रही? तीसरा, कंडीशनैलिटीज इम्पोज्ड बाय आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। अब क्या हुआ? तीसरी जरूरत क्या पड़ गई? जब हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे थे तो वो लोन देते समय हमें कुछ कंडीशंस लगा रहे थे, जैसे कि क्या, आपको अपने देश की पॉलिसीज को लिबरलाइज करना पड़ेगा। लिबरलाइज मतलब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को आसान करना पड़ेगा ताकि विदेशी कंट्रीज आपकी कंट्रीज में जाकर ट्रेड कर सकें, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज कर सकें। तो क्या होता है, आओ देखो, द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक पुट सेवरल कंडीशंस व्हाइल गिविंग लोन सच एज कट डाउन फिस्कल डेफिसिट एंड ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। दूसरा, लिबरलाइज डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड अलाउ फ्लो ऑफ इंटरनेशनल गुड्स। ये 2 मेन रीजंस थे। आपके इम्तिहान में भी ये 2 रीजंस के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे बाड़ी, चलो आगे बढ़ते हैं, 4th टॉपिक पर आते हैं, फॉल ऑफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है ना। अब क्या होता है, 90s के समय और एट द एंड ऑफ 1990 पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दीज कंट्रीज, जिसको हम लोग यूएसएसआर बोलते थे, कुछ यूरोपियन कंट्रीज और रशिया की बहुत सारी कंट्रीज, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स होता है। उसके कोलैप्स होने की वजह क्या है?
अब मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बिकेम मार्केट इकोनॉमीज। अब ये टर्म आया मार्केट इकोनॉमीज। मार्केट इकोनॉमीज का मतलब होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या है? वो इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम हो और इन इकोनॉमीज के अंदर सब लोग जो काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। सारी इकोनॉमीज मार्केट इकोनॉमीज हो गई, हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी थे। अब दिक्कत क्या आएगी? इंडिया हैड टू ओपन अप trade with these and other countries on the basis of its ability to compete। अब क्या हुआ? भारत को जबरन अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, ग्लोबलाइज करना पड़ा, और हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अब फॉरेन के प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंपटीशन मिलने वाला था। तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर अब ये नई तरह की वॉर थी जो भारत को लड़नी पड़ रही थी। तो ये भी एक रीजन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। सबसे समझ में आया? अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आप अपने कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आसान कर दें। आसान क्यों कर दें? ताकि आपकी कंट्री के साथ विदेश की कंट्री को ट्रेड करने में आसानी हो सके और आपकी कंट्री के अंदर भी बिजनेस करना आसान हो सके। उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। कहना क्या चाहते हैं? एग्जाम में क्या लिखोगे? इट इज द पॉलिसी ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी। डीरेगुलेशन मतलब करना, ईज ऑफ रूल्स करना होता है। अब जरा देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स लिबरलाइजेशन के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डी लाइसेंसिंग। तुम्हें पता है 1990 से पहले अगर हमारे देश में किसी भी प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करना होता था तो उसको सरकार से एक लाइसेंस प्राप्त करना होता था। बिना लाइसेंस लिए आप बिजनेस भारत में नहीं कर सकते थे। इस लाइसेंस सिस्टम को खत्म किया गया लिबरलाइजेशन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, अब सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज में लाइसेंस लेना अनिवार्य था, लाइसेंस लेना जरूरी था। वो कौन सी 5 सेक्टर्स है? अल्कोहल का अगर बिजनेस करना है, सिगरेट्स का बिजनेस करना है, हैजार्डस केमिकल्स का बिजनेस करना है, या डिफेंस का बिजनेस करना है, डिफेंस के प्रोडक्ट्स का, और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव का बिजनेस करना है, तो इन्हीं 5 सेक्टर्स के अंदर अब लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बाकी सारा बिजनेस बिना लाइसेंस के आप कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी लाइसेंसिंग। बात समझ में आई? अगला, रिलैक्सेशन इन कंट्रोलिंग मोनोपोलीज। तुम्हें पता है 1991 से पहले 1950s में ही एक एक्ट पास किया गया था। उस एक्ट को बोलते हैं MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। सर आपको इस सब के बारे में कैसे पता है? मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाता हूं। सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में सब कुछ है जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो MRTP एक्ट बनाया गया था 1950s में। क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि ईस्ट इंडिया जैसी कोई भारत में दूसरी बड़ी कंपनी ना बन सके जो भारत को टेक ओवर कर ले जाए, ठीक है ना? इसलिए MRTP एक्ट बनाया गया। MRTP एक्ट करता क्या था? MRTP एक्ट लगातार चेक करता था उन कंपनीज को कि ये जरूरत से ज्यादा बड़ी ना होने पाए, ऐसा ना हो जाए कि देश को टेक ओवर कर ले। अब देखो क्या हुआ, इसी MRTP एक्ट को अब खत्म किया गया, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आसान किया गया। अब कोई भी मोनोपोली या जितनी बड़ी भी फर्म हो जाए, वो जैसे मन चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकता था, वो जैसे मन चाहे बिजनेस कर सकता था ड्यूरिंग 1991 के रिफॉर्म्स के आने के बाद। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। अंडर द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट MRTP, all the firms with assets above 100 crores were permitted to enter selected industries only, and they were required to take approvals of government for any investment proposals। ये कब था? 1991 से पहले, बिफोर 1991। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर 91, but now monopolies are no longer required to seek approvals for expansions, establishment of new industries। और अब मोनोपोलीज को कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, जितना मर्जी चाहे वो एक्सपेंशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया में अडानी, अंबानी, टाटाज, बिरलाज, महिंद्राज कितना अच्छा और कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। तीसरा फीचर्स के ऊपर आते हैं और वो है हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी लिबरलाइज्ड।
तुम्हें पता है पहले हम हर जगह जाकर बिजनेस नहीं कर सकते थे, हमें एक स्पेसिफाइड एरिया में ही बिजनेस करना होता था या हमें उसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप जिस मर्जी चाहे एरिया में जाकर बिजनेस कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू ट्रेड। आगे देखते हैं, आफ्टर लिबरलाइजेशन फ्रीडम हैड बीन गिवन टू इंडस्ट्रीज टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस at all locations other than those cities with more than 1 million population। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, उस सिटी को छोड़ दें तो बाकी किसी भी सिटी में जाकर आप बिजनेस कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी तरह का अप्रूवल लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले फीचर पे आते हैं, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मर्जर्स। पहले पता क्या होता था, मर्जर्स, टेक ओवर्स, अमेलगमेशन, मतलब आपने किसी बिजनेस को किसी बिजनेस से आप मर्ज कर दिया, किसी बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, इस तरह की चीजें अलाउड नहीं थी। लेकिन 1991 के लिबरलाइजेशन के आने के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने के बाद अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी चाहे मर्जर को। जैसे अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले जोमैटो ने टेक ओवर किया था ग्रोफर्स को, विच इज नाउ नोन एज ब्लिंकिट, ठीक है ना। तो ऐसा आज के डेट में होता है। बायजूस ने आकाश को परचेज किया था, इस तरह बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बिजनेस को बाय किया है। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मर्जर्स, टेक ओवर्स एंड सेपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर नाउ रिमूव्ड। कोई भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं तुमको बस ये बताना चाहता हूं कि एटलीस्ट तुम 5 फीचर्स तो जरूर पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में तुम्हारे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 5 फीचर्स तो तुम्हें आने ही आने चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। जब भी कैपिटल मार्केट की बात आएगी ना तो हम शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट हैज बीन मेड फ्री। अब जो मर्जी चाहे शेयर खरीद सकता है, जो मर्जी चाहे शेयर बेच सकता है, लेकिन सेबी को सेटअप किया गया ताकि इन्वेस्टर्स के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी या चीटिंग ना हो सके। अ न्यू कंपनी कैन बी फ्लोटेड with the issuance of new shares and debentures without seeking permissions of the government। अब कोई भी कंपनी अगर ओके है, अगर लेजिट है, तो वो शेयर मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड कर सकती है। बार बार आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आसान भाषा में आओ जरा देखते हैं। पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन हैज ट्राइड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्रोल राज। भाई पहले ना भारत सरकार सब कुछ कंट्रोल करती थी, जिसकी वजह से करप्शन होता था, रेड टेपिज्म होता था, फेवरिज्म होता था। लेकिन अब लिबरलाइजेशन आने के बाद जो कंट्रोल राज था वो बंद हो गया है। अब प्राइवेट सेक्टर फ्री है बिजनेस करने के लिए। लिबरलाइजेशन हैज प्रोवाइडेड फ्रीडम टू एंटरप्रेन्योर्स। आप जो मर्जी चाहे बिजनेस करो, जो मर्जी चाहे बिजनेस क्लोज करो, जितना मर्जी चाहे प्रॉफिट कमाओ, आप फ्री हो एज पर आप लीगल नॉर्म्स के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन हैज इंजेक्टेड अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। लगातार हमारे देश के अंदर स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो रहा है, एक कॉम्पिटिटिव भावना डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से लास्ट में फायदा सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स का ही होता है। सो दिस इज इट फ्रॉम द लिबरलाइजेशन पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। चलो बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जो बिजनेस पहले गवर्नमेंट कर रही थी, पब्लिक सेक्टर कर रहा था, अब वो बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन है। अब वो सेम बिजनेस एक प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के ना एक अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये आपके पेपर में आ रहा है, इसकी मीनिंग सिर्फ सिलेबस में है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर कभी कोई पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कोई भी अपना बिजनेस किसी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देता है, इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इससे सरकार को पैसे मिल जाते हैं। अब सरकार किस तरह के बिजनेस को सेल करता है? जो वो सही से चला नहीं पा रहा होता है, जिसको हम लोग सिक यूनिट्स बोलते हैं, वही बिजनेस वो किसी प्राइवेट सेक्टर को सेल करता है। आओ देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। इट इंप्लाइज द प्रोसेस विच लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की चीज को प्राइवेट सेक्टर को दे देना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन के काफी फायदे भी हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप लखनऊ में रहते हो तो आप पहले अगर हमारे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट गए हों और अब अडानी के आने के बाद आप एयरपोर्ट गए हों, तो यू हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज। अगर कोई बच्चा लखनऊ से है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के बहुत फायदे हैं, ठीक। आओ सर देखते हैं मीनिंग एंड रैशनल। रैशनल का मतलब सिग्निफिकेंस ही होता है।
तो हम रैशनल मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन देखने जा रहे हैं। पहला है आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स। आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स का मतलब क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट इज दैट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शुड बी कन्फाइंड to essential activities and all other activities should be performed by the private sector। भाई जितनी भी जरूरी चीजें हैं जैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें डेवलप करना, ये असेंशियल एक्टिविटीज का काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। बाकी सारा अदर काम एक प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए। ये आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा हर एक इंसान सोचता है हमारे भारत में रहने वाला। अनलाइक पाकिस्तान में आर्मी ही बिजनेस कर रही है। आर्मी को बिजनेस नहीं करना है, गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करना है। हमारे देश में गवर्नमेंट का काम वेलफेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हॉस्पिटल्स डेवलप करना है, स्कूल्स डेवलप करना है, यूनिवर्सिटीज डेवलप करना है। अगला, इंप्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे आएगा? जब बेटा प्राइवेटाइजेशन हो जाता है ना, जब चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाती हैं, तो वहां पर इंप्लॉइज लेथार्जिक नहीं होते। वहां तो ऐसा नहीं होता, सरकारी इंप्लॉय जैसे नहीं होते, भैया आप 2:30 बजे लंच हो गया है अब काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू डू दिस। तो ऐसे में हर एक एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीजेस। तो प्राइवेटाइजेशन इज सपोर्टेड एज अ मींस ऑफ इंप्रूविंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। हाउ? प्राइवेटाइजेशन विल एस्टैब्लिश डायरेक्ट लिंक बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने से शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच में डायरेक्ट लिंक हो जाता है और एम्प्लॉयज बेहतर काम कर पाते हैं, बिकॉज आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, सरकारी विभाग में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इससे लोग काम धीरे करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, बस दिक्कत बात हमेशा अकाउंटेबिलिटी की होती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर वुड अबॉलिश मोनोपोली। अभी तक सरकार की मोनोपोली थी, लेकिन जैसे ही आपने पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर किया, मोनोपोली खत्म। अब क्या होगा? द एंटरप्राइज विल हैव टू कॉम्पीट विद अदर सिमिलर एंटरप्राइज, देयरफॉर अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड। अगर तुम्हें पता हो, अगर तुम्हें एक चीज पता हो बच्चा पार्टी कि लेट्स से मैं तुम्हें एक बात, एक सेकेंड बच्चा बाड़े, हाउ कैन आई फॉरगेट टू मेक इट साइलेंट। हाँ चलो ओके। जैसे कि मैं बताऊं, पहले ना भारत में सिर्फ बीएसएनएल के नेटवर्क चलते थे। आप बीएसएनएल का सिम यूज कर सकते थे और कोई नेटवर्क ऑप्शन था ही नहीं आपके पास, तो बीएसएनएल की मोनोपोली थी। लेकिन धीरे धीरे जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो सेम बिजनेस में बहुत सारे लोग आ गए, जियो आ गया, एयरटेल आ गया, आइडिया आ गया। तो ये आने की वजह से तुम देखो कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया और कहीं ना कहीं आज के डेट में हम बीएसएनएल शायद इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में बीएसएनएल इस्तेमाल करना शुरू भी कर दें। तो क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अगला, प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजंस। प्राइवेट सेक्टर ना हमेशा प्रॉफिट के लिए बात करता है, वो वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जो संस्था प्राइवेट प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी वो वेस्टेज मिनिमम करेगी। ठीक है ना, आओ देखते हैं। द प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी विल हेल्प इन इन्फ्यूजिंग द कमर्शियल स्पिरिट इन द फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। द प्राइवेट सेक्टर विल इंट्रोड्यूस प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द वर्किंग ऑफ एंटरप्राइज। प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग क्या होता है? प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग का मतलब यह होता है कि ऐसा काम करो जिससे संस्था को मुनाफा हो। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है जिससे संस्था को लॉस हो। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, लोग काम करते ही नहीं है, संस्था को लॉस होता रहता है। जैसे रेलवे इसका परफेक्ट एग्जांपल है, इतना ज्यादा बुक रहती है लेकिन फिर भी लॉसेस में है। अगला, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। देखो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ना बहुत सारी हायरार्की होती है, आप वहां पर डिसीजंस नहीं ले सकते हो या डिसीजन स्लो लेते हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना वो हायरार्की ब्रेक हो जाती है, जिससे आप जब चाहे क्विकली डिसीजंस ले सकते हैं एज कंपेयर टू private sector, as compared to public sector. The policy of privatization will helpful in imparting greater flexibility in the decision making process. यही मैंने बात बताई, पब्लिक सेक्टर के अंदर डिसीजन लेना मुश्किल है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन इज नॉट देयर इन द सिलेबस, तो ये आप स्किप कर सकते हो। अगले टॉपिक पर आते हैं, अब वो है फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आओ जरा बच्चा पार्टी देखते हैं ये फीचर्स क्या है प्राइवेटाइजेशन के। पहला, पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन। अब डी रिजर्वेशन क्या होता है तुम्हें पता है? पहले कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी भारत में जिस पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ही काम कर सकती थी।
अब धीरे धीरे उसका रिजर्वेशन कम कर दिया गया। आज की डेट में ऐसी सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, बाकी सब के सब प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स कर दिया गया है। जैसे कि क्या, आओ देखते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, एक एक्ट था जिसको हम लोग आईपीआर बोलते थे, हैज रिजर्व्ड 17 इंडस्ट्रीज फॉर द पब्लिक सेक्टर। 1956 में 17 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के लिए फिक्स किया गया था। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 रिड्यूस दिस नंबर टू 8, उसको फिर कम करके किया गया 8। सब्सिक्वेंटली उसके बाद दे वर रिड्यूस टू 3। आज की डेट में कौन सी 3 इंडस्ट्री ऐसी जिसमें केवल और केवल सरकार ऑपरेट करती है? वो है एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह, रेलवेज और स्पेसिफाइक मिनरल्स। कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है। सेकंड, पॉलिसी टुवर्ड्स सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है? सिक मतलब वो इंडस्ट्रीज जो लगातार सालों से सरकार को लॉसेस प्रोवाइड कर रही हैं, वो कभी भी मुनाफे में नहीं आई, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं आई, उनको हम लोग सिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उनके लिए सरकार ने क्या किया, आओ देखते हैं। सिक इंडस्ट्रीज आर दोज विच आर इनकरिंग लॉसेस ईयर आफ्टर ईयर। द BIFR, ये BIFR बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन जाएगा यहां से। द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वाज सेट अप इन 1987 टू लुक इनटू द रिवाइवल ऑफ दीज सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स विद इन प्राइवेट कंपनीज। 1987 में BIFR नाम की संस्था को डेवलप किया गया ताकि वो इस इंडस्ट्रियल सिक यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर को देकर सॉल्व कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते। पॉलिसी ऑफ नवरत्न एंड मिनी रत्नास, और इसमें महारत्नास भी हैं। अब सरकार ने देखा कि कुछ सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं, सरकारी संस्थाएं, सरकारी कंपनीज ऐसी हैं जो पोटेंशियल रखती हैं, जो बहुत पोटेंशियल रखती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो आगे चल के बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगी और हर तरह से भारत के लिए पॉजिटिव वे में काम करेंगी। अब इस तरह की कंपनीज के लिए भारत ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, आओ जरा देखते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नवरत्न स्कीम। अब ये नवरत्न स्कीम क्या थी? इन 1997 टू आइडेंटिफाई CPSEs। CPSEs क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दैट हैड कंपैरेटिव एडवांटेज, जिनके पास काफी एडवांटेज था, एंड सपोर्ट देम इन देयर ड्राइव टू बिकम ग्लोबल जाइंट्स। ऐसी कंपनीज जिनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज था, उसको भारत सरकार ने सपोर्ट किया ताकि ग्लोबली वो बहुत बड़ी कंपनीज बन सकें। ऐसा और क्या हुआ? एज ऑन मार्च 31st 2019 there were 8 महारत्न कंपनी, 16 नवरत्न कंपनी एंड 73 मिनी रत्ना कंपनीज है जो भारत सरकार ऑपरेट करती है और उनको सपोर्ट करती है, जो प्रॉफिटेबल हैं और आगे चल के ग्लोबल जायंट्स बन सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको? अगले फीचर पर आते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। MOU क्या हुआ, आओ देखते हैं इसके अंदर क्या था। द गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू MOU विद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस with the purpose of improving their performance. The main objective of MOU is to grant autonomy to the public sector enterprise by reducing quantity of control and increasing quality accountability of management. एक MOU साइन होता है between government and public sector and private sector as well कि भाई अब आप लोग को साथ में मिलकर अच्छा काम करना है। Together you need to excel in this particular area, और कोई भी जरूरत पड़ती है तो government will be helping you so that you become the next global giants। ठीक है ना, ये था MOU का पॉइंट। फिर आते हैं VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब तुमको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो जब ओवर स्टाफिंग है तो उस चीज को हटाने के लिए, उस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, VRS स्कीम। मतलब अगर आज आप रिटायरमेंट लेना चाहें तो आज रिटायरमेंट ले सकते हैं विद योर अमाउंट और विद द पेंशंस और वट एवर द स्कीम इज। आओ देखते हैं। मेनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टाफिंग। गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड अ स्कीम ऑफ VRS इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू रिमूव नंबर ऑफ एक्सेस वर्कर्स। जितने ज्यादा वर्कर्स थे उनको VRS की स्कीम के तहत रिटायर कर दिया गया। अगला एक और देख लो, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये पेपर में पूछी जाएगी। द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट्स इक्विटी इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन द मार्केट। गवर्नमेंट सेक्टर के डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। चलो भाई,
सो वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग अप योर इकोनॉमी, दैट मींस इंटीग्रेटिंग योर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब विदेश की कंपनीज आपके देश में आके बिजनेस कर सकती हैं, आपकी कंपनी विदेश आके बिजनेस कर सकती हैं। इसको आसान भाषा में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी of a country with the other economies of the world through trade, capital flow and technology। ठीक है ना, बात समझ पा रही? टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस है तो हमने किसी को दे दी, किसी और के पास एडवांस है तो मैंने उससे ले लिया। ठीक है, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वही हम लोग सेम पॉइंट पढ़ने आ रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। Globalization has led to increase in free flow of goods and services between countries. As a result, world trade has increased in the recent years. क्योंकि globalization आने से अब free flow of trade होने लगा है, एक कंट्री दूसरी कंट्री सामान खरीद सकती है या बेच सकती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड लगातार बढ़ता चला जा रहा है। Increased flow of international capital as well. Globalization has increased international flow of capital. Investment opportunities for the developed countries have increased। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने देश में तो और तरक्की कर नहीं सकते, तो वो कोशिश करते हैं कि हम उस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करें जो डेवलपिंग है, जहां पर उनको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। इसीलिए आप देखो कि लगातार भारत में एफडीआई आते जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यूएस से, यूके से, दुबई से, गल्फ कंट्रीज से लोग पैसा भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज भारत एक डेवलपिंग नेशन है और उनके पैसे पर उनको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। चलो बेटा जी, हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज। अब ग्लोबलाइजेशन आने से ना एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है, बिकॉज ऑफ ट्रेड, बिकॉज ऑफ कैपिटल मूवमेंट। इसकी वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री पर कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंट है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल मूवमेंट्स। ठीक है ना। अगला, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। Globalization has brought in new opportunities for the developing countries. They have now got greater access to the advanced technologies. कहना क्या चाहते हैं बेटा? पहले कुछ ही कंट्रीज के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने से एक डेवलप्ड कंट्री की टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्री पे आसानी से ट्रांसफर हो जा रही है, ताकि दोनों देश बराबर से ग्रो कर सकें। ठीक है बच्चा, समझ में आ रही बात? अगला, इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड मार्केट। अब कोई देश एक इंडिविजुअल मार्केट नहीं रह गया है, कलेक्टिवली होलिस्टिकली सारे देश मिलकर एक वर्ल्ड मार्केट बन चुके हैं। there has emerged a worldwide product market. This has increased to the range of goods available to the producers and consumers. भाई जैसे आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट बन गया है कहीं ना कहीं चाइना, ठीक है ना, वैसे इंडिया एग्रीकल्चर गुड्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है। सिमिलरली हर देश का एक एक प्रोडक्ट हो गया है जो कि ग्लोबली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट बन चुका है। अगला, इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्लो। The communication between people of different countries has increased as a result of revolution in the global mass media. Information flow between different countries has increased. पहले ना बड़ी closed economy हुआ करती थी, एक कंट्री दूसरी कंट्री से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती थी, लेकिन आज की डेट में सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत इजी हो चुका है थैंक्स टू द इंटरनेट रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला फीचर क्या है? एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स। अब एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स के अंदर क्या हुआ? 1991 से पहले ना हमारे देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। मतलब एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से अगर कन्वर्ट करना होता था, उस समय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। पता है, ये पूरा चैप्टर क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर सारी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद हमारे देश ने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ कन्वर्जन किया है, जिससे अब सारा एक्सचेंज रेट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई गवर्न करते हैं। इसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी क्लास 11th में, बिकॉज क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर ही है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है ना भाई। The most important measure for integrating Indian economy with the global economy was to change over from the fixed exchange rate system to market determined flexible exchange rate
सिस्टम। ठीक है ना बच्चा, अगला देखते हैं इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। पहले इंपोर्ट करने पर, किसी भी गुड्स को विदेश से हमारी कंट्री में इंपोर्ट करने के ऊपर ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया जा रहा है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, आओ जरा देखते हैं। India is committed to reducing restrictions on foreign trade as a member of the World Trade Organization. The government has also taken a number of steps in the direction of import liberalization. जैसे सबसे पहला क्या है, System of import licensing has been dismantled. इंपोर्ट के लिए पहले लाइसेंस चाहिए होता था, अब लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकता है। Quantitative restrictions on import have been almost totally abolished under agreement with the WTO. पहले हम लिमिटेड क्वांटिटी ही इंपोर्ट कर सकते थे, अब क्वांटिटी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। तीसरा, ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स, ड्यूटीज मतलब टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू मेक द ट्रेड इजी। ठीक है ना, पहले टैक्सेस लगते थे, अब वो टैक्सेस को लगातार कम किया जा रहा है। अगला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कोई विदेशी पर्सन इंडिया में आकर कोई बिजनेस डेवलप कर सकता है। हां, अब ये ऐसा मुमकिन है। फॉर एग्जांपल, अगर टेस्ला चाहे इंडिया के अंदर आके अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसी चीज को एफडीआई बोलते हैं। एफडीआई इज एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे विदेशी कंट्री से कोई भी बिजनेस हमारे इंडिया में डेवलप होता है तो लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एफडीआई इज एक्सपेक्टेड टू ऐड टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड देयरबाय कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जितनी फॉरेन कंट्रीज से कंपनीज हमारे देश में स्टैब्लिश होंगी, उतना ज्यादा हमारा देश तरक्की करेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगला पॉइंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी विद अ व्यू टू एक्सचेंज टू इनकरेज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडियन इंडस्ट्रीज। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, अब आज की डेट में फॉरेन टेक्नोलॉजी को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो टेक्नोलॉजी आपको जिस कंट्री से इंपोर्ट करनी है, आप उस चीज को कर सकते हो। चलो भैया, अब अगला टॉपिक, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। अगला टॉपिक, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। देन हमारा चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन का भी पोर्शन सिलेबस में नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। ये पूरे नोट्स आप एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम है शुभम जगदीश, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।